यूरोप का पुनर्जागरण यानी आधुनिकता की अनुयायी यानी इंसानी वजूद का बढ़ता दबदबा। दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा यूरोप के उस नवजागरण की जो 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ, जिसने सारी दुनिया को बदल के रख दिया, जिसकी ऊंच नीच की जिंदगी, जिसका विस्तार इतना बड़ा है कि आज जो कुछ भी है उसको हम उसी पुनर्जागरण से जोड़ सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ और इतने बर्बर महायुद्ध, ये सब जाकर जोड़ते हैं उसी नवजागरण से जो यूरोप से शुरू होकर सारी दुनिया में फैल गया। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं आधुनिकता का रीनेसांस। नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नई पैकेजिंग है, नया स्टिंग है, नया मोल्टाज है। इसका मतलब यह है कि ये नई सीरीज़ है। तो गुरुवार की दोपहर 3 बजे हम आपके लिए अब तक जो है हिंदी में रेनेसा या अंग्रेज़ी में रेनेसांस जिसको कहते हैं, अगर मैं सही हूँ, मेरा उच्चारण अगर सही है तो वो लेकर आपके लिए आते थे। और हम उसमें भारतीय नवजागरण काल की बात कर रहे थे। हमने राम मोहन राय की बात की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात की। वो कार्यक्रम अभी भी जारी है, जारी रहेगा। वो सोमवार को दोपहर में 3 बजे चलता रहेगा। भारतीय नवजागरण, हमने अंबेडकर पे बात की, हमने उसमें ज्योतिबा फुले पे बात की, और फिलहाल उसमें हम विवेकानंद पर बात कर रहे हैं। लेकिन गुरुवार को दोपहर 3 बजे से अब हम आपके लिए लेकर आएंगे ये बहुत खास शो, जिसका नाम हमने काफ़ी माथापच्ची के बाद हमने इसका नाम जो है वो सोचा रेनेसांस क्रॉनिकल, रेनेसा क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल मतलब कि इतिहास से निकली हुई कहानी की जो हुआ वो कैसे हुआ, उसको क्रॉनिकल अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमने तय किया कि इसका नाम रेनेसा क्रॉनिकल होगा, क्योंकि यूरोप के पुनर्जागरण, नवजागरण की कहानी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ, ये हम सबका सौभाग्य है, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जी हैं, और जो इस पे बात करेंगे एपिसोड दर एपिसोड। प्रख्यात इतिहासकार हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे उनको। तो सबसे पहले तो मैं जो है वो स्वागत करता हूं आपका प्रोफेसर आज के शो में, आज से। और इस बात के लिए बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमको स्वीकृति दी, आपने समय निकाला कि आप इस पे हमसे बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम जो क्लासरूम लेक्चर सीरीज अभी तक चल रही थी उससे थोड़ा सा हट के जाएंगे। आज प्रोफेसर आप सब लोगों से, हम सब लोगों से बात करेंगे कि दरअसल जिस समय में हम जी रहे हैं, खासतौर पे हिंदुस्तान में या दुनिया भर में भी, लेकिन खासतौर पे हमारे देश में, इस सब कॉन्टिनेंट पे, क्यों ज़रूरी हो जाता है यूरोपियन जो रेनेसा है, यूरोपियन जो नवजागरण है, उसको समझना, उसकी कहानी जानना, और कैसे ये हमारी जड़ता और हमारे बंधनों को काट सकता है, और आज हम जो हैं वो कैसे बने, इस सब की कहानी में बात होगी। तो मैं ज़्यादा समय खुद न लेते हुए अब मैं ये क्लास जो है हवाले करता हूँ प्रोफेसर वर्मा के। प्रोफेसर, इट्स ओवर टू यू नाउ। थैंक यू, थैंक यू। मुझे करना होगा कुछ, कोई दबाना वगैरह है कोई? तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे वो काम सौंपा है जो करना मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छा लगता रहा है। अब देखिए, मेरी चलती और मेरे लिए मुमकिन होता तो आपको मैं दास्तान गोई की दुनिया में ले चलता, और इतिहास स्वयं जितना नाटकीय है, उसकी उतनी ही नाटकीय प्रस्तुति के साथ उस इतिहास की तमाम गुत्थियों से आपको रूबरू कराता, और ये भी बताता कि इतिहास का विषय ही होता है मानव समाज, खासतौर से आधुनिक काल में। और हिंदुस्तान या और भी किसी देश का या किसी शहर तक का
जो इतिहास होता है वो उसी मानव समाज के इतिहास के मातहत होता है, लेकिन वह परिप्रेक्ष्य जरूरी है। तो बहरहाल मैं आपको दास्तान गोई न सही दास्तान सुनाता हूं। इंसान, किस इंसान की? वो शेर याद करें आप जरा। हिम्मते हजरते इंसान की हद तो देख, हिम्मते हजरते इंसान की हद तो देख, चांद तारों पे इरादों की कमान डाली है। इरादों की कमान चांद तारों पे जा पहुंची है। और इंसान के इरादे हमेशा ही सकारात्मक हो, ये जरूरी नहीं। ये वही इंसान है जिसने एक नई दुनिया अपने माफिक बना ली है, और ये वही इंसान है जो अपनी दुनिया को ही नहीं बल्कि उस प्रकृति को भी तबाह कर देने पर आमादा है जिसने उसको जन्म दिया। तो बहरहाल इस सब की शुरुआत हमें रीनेसांस से करनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से वह काल शुरू होता है जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल यानी मानव इतिहास के पिछले करीब 500 साल। इन्हीं 500 सालों में इंसान ने इनकलाब भी किया है और महायुद्धों की बर्बरता भी दिखाई है। और अगर आज की दुनिया के किसी भी एक सवाल को उठा लें आप, तो उसकी जड़ तलाशते हुए आप रीनेसांस तक जरूर पहुंच जाएंगे, आधुनिक काल की शुरुआत तक पहुंच जाएंगे। वहीं से कहीं ना कहीं आपको बीजारोपण दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए उस रीनेसांस को उसकी तमाम तहों के साथ, उसके तमाम विस्तार के साथ, उसकी तमाम सूक्ष्मताओं के साथ जानना जरूरी है, ताकि उसमें हम अपने हिंदुस्तान की भी तस्वीर देख पाएं और देखें कि क्या हिंदुस्तान की किसी समस्या का हल हिंदुस्तान में ही है, या उसकी जड़ें सारी दुनिया में फैली हुई हैं। और अगर किसी चीज को जड़ से खत्म करना है या किसी चीज को ऐसा बोना है कि जड़ें सारी दुनिया में फैल जाएं, तो हमें देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, इतिहास बोध से लैस होना पड़ेगा कि दुनिया की घटनाएं कैसे घटती हैं, कैसे फैलती हैं, कैसे उनका आविर्भाव होता है और फिर कैसे उनका समापन भी हो जाता है। तो दोस्तों, पुनर्जागरण की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में जो बहुत सारी गलतियां हुई हैं और जो दर्ज है इतिहास में, अब मिटाए नहीं मिट सकती, उनमें से एक नाम भी है जिसका नाम है रिनेसांस। आप जानते हैं ना कि रिनेसांस एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका तर्जुमा आप करें तो बनेगा पुनर्जन्म। जैसे ही आप पुनर्जन्म कहते हैं तो वैसे ही पीछे कहीं मौत का साया दिखाई पड़ता है, तो मरने के बाद जन्मे फिर। या अगर हम पुनर्जागरण भी कहते हैं तो पुनर्जागरण का मतलब हुआ कि इसके पहले कोई रात थी, उस रात के पहले आप जरूर जागे होंगे, लेकिन रात आ गई और फिर आप फिर से जाग रहे हैं। यह एक गलत समझदारी के नाते पैदा हुआ और वही चला आ रहा है। हिंदुस्तान में भी बंगाल रिनेसांस से बात शुरू हुई, सुशोभन सरकार की वो बात याद कीजिए आप, और चल पड़ी है। इस बात में छिपा ये है कि लोगों ने ये समझा कि जो मध्यकाल था, यानी 15वीं शताब्दी के पहले का जो यूरोप था, वो अंधकार युग था, उसमें जो था वो गलत था, चीजें रुकी हुई थी,
इसका एक उदाहरण दूं आपको। उसके लिए जो उस जमाने की स्थापत्य की शैली थी, उसके लिए आपने सुना होगा शब्द गोथिक, यानी बर्बर, गोथ्स जिन्होंने यूरोप को तबाह किया था उनके नाम। तो आप सोचिए जरा, मध्य युग को गोथिक करार देना। और याद कीजिए, कई फिल्मों में देखा होगा आपने, दुनिया की तमाम खूबसूरत इमारतों में से एक इमारत है वेस्टमिंस्टर एबे की, लंदन के का जो पार्लियामेंट हाउस है, कितनी खूबसूरत इमारत है। और पेरिस में नोत्रदाम का गिरजाघर देखिए, इतनी खूबसूरत चीजों को गोथिक आर्ट कह दिया गया। जैसे हिंदुस्तान के भी कुछ कालों को कहा जाता है कि वो अंधकार काल। अंधकार इसलिए है कि आपके पास चिराग नहीं है। चिराग नहीं होगा तो अंधकार ही तो दिखेगा। रोशनी लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां भी प्रकाश है, क्योंकि मानव समाज जब से बना है तब से उसकी सृजनात्मकता खत्म कभी नहीं हुई, कम ज्यादा होती रही है। और एक साम्राज्य या एक तरह की संस्थाएं उरूज पर जाती हैं तो उनका पतन होता है, लेकिन उसी समय कुछ और चीजें आगे बढ़ती होती। तो रीनेसांस ना तो इसलिए भी पुनर्जन्म की बात थी कि लोगों को याद था यूरोप में कि यूनान का एक जमाना था। हम ही नहीं बहुत इतिहासग्रस्त होते हैं, हम ही नहीं ये कहते कि हमारे बाप दादों ने ये किया था। सारा यूरोप अरस्तु, सुकरात और अफलातून की कमाई खाता है और उन्हीं के जमाने को स्वर्णकाल कहता है। तो वो मानता है कि उस वक्त तो हम जागे हुए थे, तो शायद उसी का पुनर्जन्म हो गया। पुनर्जागरण के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये तय है कि यूनान की सभ्यता, रोम की उपलब्धियों का यूरोप के तथाकथित पुनर्जागरण में बहुत असर था, लेकिन पूरा वो परिघटना जो है वो भविष्योन्मुखी थी। उसमें नए नए जीवन मूल्य स्थापित हुए, वही वाले नहीं जो यूनान के थे या रोम के थे। वह संस्थाएं बनी जो कभी, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। वह डेमोक्रेसी, वो यूनान वाली डेमोक्रेसी थोड़ी थी जो बाद में यूरोप में पैदा हुई, नाम वही रह गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि एक गलत नाम चल पड़ा और चल पड़ा, और ऐसा थोड़ी है कि यही है। अभी आप देखिए, इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है यूनाइटेड नेशंस, आपने कभी गौर किया कि या यूनाइटेड नेशंस के सदस्य नेशंस हैं? यूनाइटेड नेशंस के सदस्य स्टेट्स हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कैसे कहते हैं आप? एक तो एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत शक्तिशाली राज्य पहले से मौजूद था, तो यूनाइटेड नेशंस कहते रहे और एक गलत नाम चल पड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो एक गलती तो ये हुई। मैं बहुत बाअदब, उसको गलती कहने की जुर्रत तो मेरी नहीं है, लेकिन मेरी अपनी व्याख्या ये है जिसे कोई स्वीकृत नहीं है। मैं केवल दुस्साहस पूर्वक ये कह रहा हूं कि जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, वास्तव में मानव इतिहास की वह सबसे बड़ी क्रांति थी। दुनिया में ऐसी क्रांति आज तक कभी हुई ही नहीं जिसका प्रभाव इतना विश्वव्यापी हो और एक तरह से जैसे इतना सनातन हो जाए। मैं अपनी बातचीत के क्रम में कभी बताऊंगा आपको कि जो कुछ यूरोप में हुआ वह तो आज तक जारी है। किसी न किसी देश में, किसी न किसी देश को छोड़िए, स्वयं यूरोप के किसी न किसी इलाके में आज भी वही हो रहा है, नए सिरे से हो रहा है जो पुनर्जागरण में हुआ था। तो
ऐसी हालत में इतिहास की पुनर्व्याख्या का दौर है और इसकी चर्चा मैं बीच बीच में करता रहूंगा। लेकिन नाम पड़ गया है तो उसी नाम से चलाना होगा, एक और विभ्रम क्यों पैदा किया जाए। इसलिए मैं भी इसी गलत नाम से पुकारूंगा उस पूरी परिघटना, उस फिनोमेनन। वो घटना तो थी ही नहीं, फिनोमेनन। अब पुनर्जागरण अगर इतनी व्यापक घटना है तो आखिर हिंदुस्तान से उसका क्या ताल्लुक है? हिंदुस्तान ही नहीं दोस्त, पहला तो ताल्लुक ये है कि वह हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुआ, यूरोप में क्यों हो गया? क्योंकि हिंदुस्तान में तो उस वक्त तैयार ही था इस काम के लिए। और याद रखिएगा, उस वक्त का हमारे देश का शासक जलालुद्दीन अकबर बहुत सारे मामलों में हेनरी VIII इंग्लैंड का राजा, या फ्रांसिस द्वितीय फ्रांस का राजा, या फिलिप द्वितीय स्पेन का राजा, ये तमाम जो शासक थे अकबर के समकालीन, वो अकबर से कमतर थे। फिर भी एलिजाबेथ के नाम पर एलिजाबेथन एज है, एलिजाबेथ के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ी जाती है, जो 1600 में बनी एलिजाबेथ के राज में ही, और जिसने आकर हिंदुस्तान में गुल खिलाया। और सबसे बड़ी बात, उसी जमाने में दुनिया का, मानव सभ्यता का एक शाहकार शेक्सपियर पैदा हुआ, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं, उसकी यूनिवर्सैलिटी के बारे में, उसकी साहित्यिक प्राधिकार के बारे में कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में वह पुनर्जागरण क्यों नहीं हुआ, यह सवाल है, और इस सवाल पर हम लोग कभी आएंगे, इसलिए भी जरूरी। लेकिन जो हुआ 19वीं शताब्दी में, उसको पुनर्जागरण ही कह दिया गया यूरोप के हवाले से। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में जो हुआ वो तो बहुत छोटी सी बात थी। अगर उस पुनर्जागरण से जो यूरोप में हो रहा था उससे तुलना करें आप, तो भारत का पुनर्जागरण, जिसके बारे में जगदीश्वर जी आपसे बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, जिसकी समझ बन गई होगी अधिकांश दर्शकों श्रोताओं में, वह घटनाएं जो घटी हिंदुस्तान में, वह यूरोप की घटनाओं के मुकाबले में बहुत छोटी घटनाएं थी, और उनका परिणाम भी वह नहीं निकल रहा है, देखें आप, जो यूरोप में निकला। उस हिंदुस्तानी पुनर्जागरण के बाद का हिंदुस्तान आप देखिए, और यूरोप के पुनर्जागरण के बाद के यूरोप को देखिए। इसलिए भी जरूरी है कि हिंदुस्तान के पुनर्जागरण को हम समझें, इसके लिए जरूरी है कि यूरोप के पुनर्जागरण को हम समझें। और सबसे बड़ी बात कि आज की दुनिया में भले ही यह राष्ट्र राज्य का समय है, राष्ट्रवाद के बार बार सत्ता हथियाने की कोशिशों का समय है, फिर भी यह राष्ट्रवाद कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, उसकी सत्ता का स्रोत क्या है, उसकी कमजोरियां कहां कहां है, यह समझ ही नहीं सकते हम जब तक हम पुनर्जागरण के प्रभाव में, या उसके साथ साथ यूरोप में नेशन स्टेट का कैसे जन्म हुआ था, उसकी क्या क्या मजबूरियां थी, क्या क्या अनिवार्यताएं थी, हम ना समझे। इसी तरह आज पूंजीवाद एक गाली जैसा शब्द हो गया है, या कुछ लोगों के लिए तो वही एक ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि जहां जहां पूंजीवाद आया है वहां का सत्ता देखें, वहां की शक्ति देखें। जो तमाशा है, याद दिलाऊं आपको, फ्रांसीसी विचारक
गी डाबोर, जिसने ल स्पेक्टाक्ल नाम से परिभाषित किया था कि पूंजीवाद कैसे एक तमाशा खड़ा करता है और सारी जनता को तमाशाई बना देता है, इसका कोई वजूद नहीं। तो आज के पूंजीवाद से लड़ने वाले लोग क्या ये नहीं जानना चाहेंगे कि पूंजीवाद की जड़ें कहां हैं, कब, क्यों और कैसे पूंजीवाद पैदा हुआ? जिस पूंजीवाद का इतना खूबसूरत विश्लेषण मार्क्स ने डास कैपिटल में किया, वह तो 200 साल में फल फूल रहा था ना। 19वीं शताब्दी में तो वो अपने उरूज पर था, लेकिन पैदा कैसे हो रहा था 15वीं 16वीं शताब्दी, वह भी हम यूरोप के पुनर्जागरण के माध्यम से ही समझ पाएंगे। और आज के लिए बस ये कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं, ये सारी महत्वाकांक्षाएं हमारी कैसे पैदा हो पाई? पुनर्जागरण का मूल मंत्र, जिस पर विस्तार से हम अगली बार बात करेंगे, वो है एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी। यानी यूरोप 15वीं शताब्दी तक धर्म नियंत्रित था, उसके केंद्र में धर्म था। वह एक थियोसेंट्रिक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी से धर्म को विस्थापित कर, अलग कर, केंद्र से हटाकर मनुष्य स्थापित हुआ और पुनर्जागरण के साथ एक ऐसा युग आया, आधुनिक युग, जिसके केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य अपनी तमाम सीमाओं लेकिन तमाम संभावनाओं के साथ। पुनर्जागरण अंतर्मंथन करके उसने बता दिया ये धरती कैसी है, और उस धरती पर प्रकृति के अब तक ज्ञात सबसे प्रबुद्ध जीव यानी मनुष्य के का अंतस कैसा है, उसका शरीर, उसका मन, कुछ दिनों बाद तो उसका मस्तिष्क, यह सब उजागर होने लगा। तो जिसको हम कह सकते हैं एज ऑफ डिस्कवरीज, एज ऑफ इन्वेंशंस, एज ऑफ साइंस, यह भी पुनर्जागरण के साथ ही शुरू हुआ। और वह कैसे गतिरोध में फंसा है। जब हिंदुस्तान में कभी कभी हम वैज्ञानिकता की बात करते हैं, विज्ञान के बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, बड़ी बड़ी यात्राएं चांद सितारों पर जाने की, और विज्ञान की सबसे बड़ी विफलता, समाज पूरी तरह अवैज्ञानिक सोच से ग्रस्त, यहाँ के शासक, यहाँ के शासित अधिकांशतः अवैज्ञानिक। यह बुद्धि कैसे समझेंगे आप? इसके लिए भी तो आपको कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन तक जाना ही होगा। तभी तो आप अपने जगदीश चंद्र बोस को, और तभी आप अपने आर्यभट्ट और वाराहमिहिर को भी समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो हमने बुला दिया था। बहरहाल मैं तरीका क्या अपनाऊंगा? वही तरीका जो विज्ञान का तरीका है, यानी क्या, क्यों, कैसे। यानी पुनर्जागरण क्या था, विस्तार से हम देखेंगे। उसकी तरह तरह के जो मैनिफेस्टेशंस हैं, पुनर्जागरण कैसे चरितार्थ हुआ, राजनीति में, धर्म में, समाज में, विज्ञान में, साहित्य में। फिर सवाल उठेगा, वैज्ञानिक सोच के जमाने में हम जी रहे हैं, प्राधिकार तो वैज्ञानिक सोच का ही है, कि क्यों हो पाया ये, कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें पुनर्जागरण अनिवार्य हो गया। क्योंकि इतिहास में वही होता है जो हो सकता है, जो कोज़ैलिटी है
यह भी पुनर्जागरण के बाद ही पैदा हुआ। जो कारण कार्य संबंध है, जिससे विज्ञान फूला फला और अब उसकी सीमाएं दिखाई दे रही, वह सब भी हम जान पाएंगे। तो हम देखेंगे कि पुनर्जागरण क्यों और कैसे हुआ, और कैसे का तो विस्तार जब आप देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। कैसे पुनर्जागरण चरितार्थ हुआ है, सारी दुनिया में धरती कैसे बदली है, पहले सकारात्मक रूप से फिर नकारात्मक रूप से। कैसे मनुष्य ने प्रकृति को अपनाकर उसको पराया बना दिया, उसके गुण गाता रहा लेकिन उसका शोषण भी करता रहा। सारी दुनिया में साहित्य कैसे बने, जो वास्तुकला में, चित्रकला में, संगीत कला में मूलभूत परिवर्तन हुए यूरोप में, वो कैसे हुए और उनका असर कैसे धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल रहा है। अब आपने स्वयं माइकल एंजेलो का इस्तेमाल किया है। अब कोई वो पराया नाम नहीं, वो कोई इटली का चित्रकार या स्थापत्यकार नहीं रह गया। वो आज के मूर्तिकारों और चित्रकारों की भी प्रेरणा का स्रोत है। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा नाम जिस नाम के साथ आप कहते हैं कि एक मुहावरा जन्मा, रिनेसांस मैन, यानी यह तो जो रिनेसांस की प्रवृत्ति थी, उसका जो जुज था, उसका प्रतीक है लियोनार्डो। ऐसा ऐसा प्रतिभाशाली। और तब हमें याद आता है कि हमारे वहां भी तो एक ऐसा आदमी हुआ है, उसी ढब का, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे भारत के नवजागरण का लियोनार्डो हम कह सकते हैं। फिर हमें उसी राह पर चलता हुआ थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि भारत का नवजागरण जैसा था, जयशंकर प्रसाद आपको सामने दिखाई पड़ने लगेंगे। तब आप यूरोप के साहित्य संगीत, जो तब केवल यूरोप का था, आज सारी दुनिया का है। इसीलिए मैं यूरोप के पुनर्जागरण को आधुनिक मानव समाज के इतिहास का प्रारंभ मानता हूं। यह यूरो केंद्रिता, जो यूरोप की सेंट्रिसिटी है, वह 19वीं शताब्दी तक 400 साल तक बनी रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही उसका क्षरण शुरू हो गया। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो उस जमाने की बात करते हैं जिसमें अफ्रीका अब एक डार्क कॉन्टिनेंट नहीं रह गया। हम पुनर्जागरण की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उस वक्त अफ्रीका कैसा रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे। हमें पुनर्जागरण के एक दूत कोलंबस का इंतजार था, जिसने नई दुनिया का पता लगाया। तो हम यह इसलिए करने जा रहे हैं, दो, एक तो हम भारत को विश्व इतिहास के एक अंग के रूप में समझ पाए, ताकि हमारा इतिहास बोध मजबूत हो, ताकि हमारी इतिहास की समझ मजबूत हो, ताकि हम भारत की समस्याओं को विश्वव्यापी मानव समस्याओं की का भारतीय संस्करण समझें। भारत में भी समस्याएं एक जैसी दिल्ली में और बनारस के किसी गांव में नहीं होती। वह उनका स्थानीय, उनका क्षेत्रीय, उनका राष्ट्रीय स्वरूप बदलता रहता है। लेकिन भारत को बिना विश्व का अंग समझे हम नहीं समझ सकते ठीक से, और हल तो ढूंढ ही नहीं सकते।
तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, हम मानव इतिहास के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यूरोप के पुनर्जागरण के क्या, क्यों, कैसे सवालों का जवाब ढूंढते हुए आखिर में वह भी करेंगे जो इतिहास बोध करने की जिम्मेदारी हम पर डालता है, और वो है कि हमें सबक क्या लिया। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि हेगेल को हम याद नहीं करते, कितनी कितनी ताकत के साथ उसने कहा था कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम इतिहास से कोई सबक नहीं लेते। कब तक ऐसी नासमझी करते रहेंगे? तो दोस्तों, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि यूरोप के पुनर्जागरण यानी मानव समाज के नवजागरण के का जो विस्तार हुआ है, उससे सबक क्या निकलते हैं। क्योंकि नवजागरण कोई ऐसी धारा नहीं है जिसको हम आजकल कहते हैं कि यह ही मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम, जिसमें सारी धाराएं आकर मिलती हैं। यह तो अपने में एक मनुवादी विचार है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी धारा ऐसी होती नहीं कि जो सतत हो, क्योंकि धारा तो बदलती जा रही है। बहुत पहले आप जानते हैं कि सीजर के जमाने में कहा गया था कि एक नदी को 2 बार आप नहीं पार कर सकते, क्योंकि जब दोबारा पार करने जाएंगे तब तक नदी बदल चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर में नवजागरण हो रहे हैं, जिसमें धारा का सातत्य है, लेकिन हमेशा नए नए रूप में। सारी दुनिया की समस्याएं एक हैं और अनेक हैं। जब सारभूत समस्या देखेंगे तो आप देखेंगे कि मानव समाज की समस्याएं एक, लेकिन उनकी जो व्याप्ति है वह अलग अलग देशों में, अलग अलग कालों में, अलग अलग क्षेत्रों में, कभी कभी तो अलग अलग स्थानों में भी चरितार्थ होती है, भिन्न भिन्न तरीकों से। तो यह जो द्वंद्व है, इसको हम समझ पाएंगे उस बृहत्तम परिप्रेक्ष्य के माध्यम से। तो हम एक तरह से सैर कर पाएंगे पूरे आधुनिक इतिहास की, और दुनिया में जो कुछ घट रहा है, घटा, वह भारत के इतिहास से जोड़ते हुए देख पाएंगे। हो सकता है, मैं दावा नहीं करता, हो सकता है हम ज्यादा समर्थ हो जाएं अपने को समझने में और अपने को बदलने में भी। तो आज ये एक तरह का ये ओवरव्यू, अगली बार से हम बाकायदा शुरू करेंगे पुनर्जागरण का क्या, क्यों, कैसे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वर्मा। और अभी मैं देख रहा था बड़ा दिलचस्प एक रेनेसांस का जो किसी ने एब्रिविएशन जो है वो एक बनाया, उसके अलग अलग अक्षरों से क्या मतलब निकलते हैं, बड़ा दिलचस्प था। जिसमें वो कहते हैं कि आर का मतलब है रीबर्थ ऑफ एन एरा, और ई का मतलब है एंडलेस अमाउंट ऑफ मैग्निफिसेंट आर्ट वर्क, एन इज नोबल मैन, ए इज आर्टिस्ट ऑफ द रेनेसां एरा, से लेकर के माइकल एंजेलो, जिनकी जो मूर्ति है डेविड का इस्तेमाल हमने किया है उसमें। और डेविड बहुत क्रांतिकारी मूर्ति है, अपने देश में तो अभी भी ऐसी मूर्ति नहीं बन सकती है जैसी डेविड है। अरे उसको अगर आप देखेंगे, मैंने तो देखा है उसे जी, देखेंगे तो मतलब शौर्य का मतलब समझ में आ जाएगा जी। तो एन का मतलब, ए का मतलब है आर्टिस्ट, आई का मतलब वो कहते हैं कि इटालियन रेनेसां आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने लास्ट सपर पेंट किया। और एस जो है, पहला एस जो है वो सिस्टाइन चैपल वेयर द बिब्लिकल सब्जेक्ट्स वर पेंटेड बाय माइकल एंजेलो, और वेटिकन में। हाँ, दूसरा एस जो है वो ब्रेव नाइट्स का सिल्वर आर्मर जो है ब्रेव नाइट्स का, वो दूसरा एस है। एक ए का मतलब है एनाटॉमी, जिसको जो रेनेसां पीरियड के दौरान पहली बार उस पे इस तरह से डिटेल पढ़ाई और उसका अध्ययन शुरू हुआ ह्यूमन एनाटॉमी का।
और आखिरी एन जो है उसका मतलब है नेवर एंडिंग ड्रामा ऑफ एंटरटेनमेंट। और सी जो है वो है वेरी क्रिएटिव। हाँ, सी इज शिवलरी इज एवर प्रेजेंट एट द रेनेसां, जो दयालुता है, जो एक उदारता है। और ई जो है वो है एंडलेस अमाउंट ऑफ सेकसेंट फूड, अच्छे खाने का जो एंडलेस अमाउंट है, जो व्यंजन और पकवान इजाद किए गए उस दौरान यूरोप में। तो बड़ी खूबसूरत बात उसमें आखिरी में रेनेसां पीरियड की एक लियोनार्डो विंची ने एक बात कही थी, जो इस पूरे पोस्टर के अंत में लिखी हुई है, कि वो कहते हैं कि पेंटिंग जो है कविता है जिसे महसूस नहीं किया जाता, देखा जाता है, और कविता जो है वो एक पेंटिंग है जिसे देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये विंची ने कहा था। तो मैं जो बात कर रहा था, आप प्रोफेसर, आप जो है मेरे ख्याल से सोबोन में आप जो है पढ़ रहे थे एक दौर में, और सोबोन उस जगह से जहां पे, जिस जगह को रेनेसांस का जन्म स्थान माना जाता है, जो इटली का फ्लोरेंस शहर है, से तकरीबन 1150 किलोमीटर केवल है, और भी कम है, 1148 किलोमीटर के आसपास कुछ है वो। तो फ्लोरेंस, एक और दिलचस्प बात यह कि एक फ्लोरेंस फ्रांस में भी है, सेम उसी नाम का शहर। तो आप जो है इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इटली में जब इसका उदय हुआ, फ्लोरेंस की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है एक परिवार था, मेरे ख्याल से मेडिची या मेडिकी, हाँ उसको कहते हैं मेडिकी जो फैमिली थी, जो बहुत ताकतवर लोग थे। तो हिंदुस्तान में भी आप कुछ रिलेट करते हैं उससे क्या? अब देखिए, कुल बात ये थी कि वो वहां पर जो मेडिची परिवार है जी, वह केवल एक परिवार नहीं, एक फिनोमेनन है जी। वहां पर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है जी, जिसको हम कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन कहते हैं, दुनिया का यानी पैसा सबसे बड़ा बैंक था उस समय। हमारे वहां भी बहुत सारे भामाशाह थे, राणा प्रताप को फाइनेंस करने वाले, और अमीचंद साहब बंगाल में भी थे वॉरेन हेस्टिंग्स के जमाने में। सेठों की कमी नहीं थी, लेकिन वो सेठ व्यक्तिगत सेठ थे, और सेठ तो भारतीय समाज में श्रेष्ठी तो एक पूरा समुदाय ही हुआ करता था। पूंजीवाद सेठों से नहीं जन्मा, वह उत्पादन की एक प्रणाली थी। वह प्रणाली निश्चित रूप से विभिन्न कारणों से, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि मेडिची परिवार का योगदान क्यों है, क्योंकि मेडिची परिवार में वह ताकत घनीभूत रूप में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वह उस व्यक्ति की या उस परिवार की ही ताकत नहीं थी। कोलंबस उस परिवार का आदमी नहीं था, वास्को डी गामा उस परिवार का आदमी नहीं था, गैलीलियो उस परिवार का आदमी नहीं था। वह पूरा एक सामाजिक फेनोमेनन था, जिस कारण मेडिची का योगदान यह है कि वह एक अच्छा संरक्षक हो सका। संरक्षण की भी तो जरूरत होती है, सबसे बड़ा संरक्षक तो समाज होता है, लेकिन उसके होने में तो अभी देर है। तो कुछ व्यक्ति, कुछ समुदाय, कुछ शासक कलाओं का, साहित्य का संरक्षण करते रहते हैं। तो जो उस समय के पेंटर्स थे, लियोनार्डो और माइकल एंजेलो को जो सफलता मिली, इसलिए कि उस जमाने में तो कुछ ऐसे पोप भी हुए जो कला संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। तो उन्हें वान गॉग की हालत नहीं भोगनी पड़ी, क्योंकि जब संरक्षक नहीं मिलेगा, तो जब हम एम.एफ. हुसैन साहब को देखते हैं और उनके साथ जो लोग पोस्टर पेंट किया करते थे हैदराबाद में और बाद में बंबई भी, उनमें से बहुत सारे ऐसे रहे होंगे जिसमें वो प्रतिभा रही होगी, लेकिन विविध संयोगों से एम.एफ. हुसैन को वो सारे जो उपकरण हैं, वो सारी स्थितियां अनुकूल होती चली गई और फिर वो बेमिसाल चित्रकार बन गए। तो मेडिची फेनोमेनन को भी हम देखेंगे, और निश्चित रूप से, और फ्रांस में कैसे ये हो गया, मैं केवल अभी बता दूं, फिर विस्तार से बात करेंगे हम कि लियोनार्डो दा विंची का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है
वो आज भी पेरिस से थोड़ी दूर पर एक शातो है उसमें, और मैंने उस शातो में यानी उस कासल में या उस गढ़ी में देखा है कि कैसे लियोनार्डो ने उस जमाने में भी हेलीकॉप्टर का एक मॉडल बना लिया था, मूविंग ब्रिज का बना लिया था, बस उसके पास ऊर्जा का पता नहीं था। तो कैसे बना, इसका भी कारण है कि कैसे जो वहां का फ्रांस का शासक था वो पुनर्जागरण काल की कलाओं का कैसे संरक्षक बना। और आपको तो शायद ये भी पता ही होगा कि जो मोनालिसा, जो सबसे दुनिया की मशहूर तस्वीर मानी जाती है, वो भी लूव्र फ्रांस में है जी। उसकी भी यात्रा फ्रांस की कैसे हो गई, ये सारी बातें इसलिए है कि फ्रांस दौड़ में आगे निकल गया। इटली तो उस समय कोई देश भी नहीं था जी, छोटे राज्य थे, छोटे नगर थे, फ्लोरेंस, नेपल्स, रोम, वेनिस, तो ये छोटी छोटी जगहें थी, इनके पास वो ताकत नहीं थी। फ्रांस उस वक्त तक नेशन स्टेट बन चुका था, बाद में इंग्लैंड भी बन गया, तो वहां पर ताकत का केंद्रीकरण हुआ और वहां पर पुनर्जागरण को जो संरक्षण मिला उसने ही उसे वहां ज्यादा फलीभूत होने दिया। इटली जहां शुरू हुआ पुनर्जागरण, वो तो 19वीं शताब्दी तक राज्य नहीं बन पाया, 400 साल पिछड़ गया, तभी वहां मुसोलिनी पैदा हुआ, तभी वहां फासिज्म पैदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। तो आप लोगों को बता दूं, जो लोग हम लोग जिस परिवार की मेडिकी की बात कर रहे थे, तो वो एक धनी क्या, जिसको आज के दौर में अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट की तरह ही देख सकते हैं उनको, किसी यूरोप का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम वो चलाते थे इटली में, इटली के फ्लोरेंस शहर में बैठ के। और उन्होंने ही पियानो का जो इन्वेंशन है उसको फंड करने वाला, उसको स्पॉन्सर करने वाला, फाइनेंस करने वाला यही परिवार था। पियानो और ओपेरा दोनों मेडिकी फैमिली की देन है दुनिया को। और उसके अलावा सेंट पीटर्स का जो मशहूर बेसिलिका है उसको उन्होंने बनवाया। तो ये सब धरोहर है, जाहिर सी बात है हम सबकी। तो फिलहाल प्रोफेसर हम ये भी चाहेंगे कि हम आपसे जब बात करें आगे, तो आपका जो अनुभव था यूरोप में रहने के दौरान, और आपकी जो पीएचडी की जो थीसिस है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, मैंने उसको देखा था, उसका विषय मैंने देखा, तो उसके बारे में भी बीच बीच में हम लोग बात करें, अगर आप उससे कुछ उदाहरण हमको दे पाए, क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ है यूरोप के इतिहास से, तो हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मेरी पीएचडी थीसिस थी जागरण की पैदावार है। तो जितना मैं समझ पाया, क्योंकि उसका नाम जो है फ्रेंच में ही है, तो मैं जितना समझ पाया मैंने अंदाजा लगाया कि ये यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में ही है। तो जी, वो इतिहास में पूर्वाग्रह का महत्व, हाँ वो मैं समझ पाया। मैं प्रेजुडिस शब्द जो है वो, चूंकि उसका नाम फ्रेंच में था, पर मैं समझ पा रहा था कि ये प्रेजुडिस के बारे में कुछ है। तो हम उसकी भी बात करेंगे प्रोफेसर से, और उसके जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे यूरोप के जो नवजागरण है उसको। और फिलहाल प्रोफेसर वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग जो देख रहे थे, आपका शुक्रिया। अगर आप लोगों की कोई क्वायरी हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई असहमति हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कुछ भी हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आप हमको ईमेल कर सकते हैं mediavigilindia@gmail.com पे। और इस शो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और क्योंकि बहुत ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि किताबें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम कोशिश करेंगे कि मीडिया विजुअल को एक लाइब्रेरी बना पाए, जहां बहुत सारी किताबें, चलती फिरती किताबें आप लोगों के बीच हम ला सकें। इसी के साथ फिलहाल हम आज के लिए विदा लेते हैं। अगले गुरुवार दोपहर 3 बजे हम फिर से मिलेंगे। आज जो हमको विलंब होने के लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ, मेरी सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो लेकिन हम अगली बार 3 बजे आपको मिलेंगे, और हर हफ्ते गुरुवार को 3 बजे दोपहर में हम ये रेनेसांस क्रॉनिकल जो है वो लेकर आएंगे, यानी कि नवजागरण की कहानी। शुक्रिया प्रोफेसर। यूरोप का पुनर्जागरण यानी आधुनिकता की अनुयायी, यानी इंसानी वजूद का बढ़ता दबदबा। दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा यूरोप के उस नवजागरण की जो 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ, जिसने
सारी दुनिया को बदल के रख दिया, जिसकी ऊंच नीच की जिंदगी, जिसका विस्तार इतना बड़ा है कि आज जो कुछ भी है उसको हम उसी पुनर्जागरण से जोड़ सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ और इतने बर्बर महायुद्ध, ये सब जाकर जुड़ते हैं उसी नवजागरण से जो यूरोप से शुरू होकर सारी दुनिया में फैल गया। तो दोस्तों, आगाज करते हैं आधुनिकता का रीनेसांस।